नमस्कार दोस्तों, आप सभी हिंदी पारिवारिक कहानियाँ सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए इसे अंत तक ज़रूर सुनें। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, मुट्ठी भर उजियारा। अहमदाबाद में इंजीनियरिंग पढ़ने वाली साल्वी ने कई पीजी देखे, पर एक भी पीजी उसे पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी में सुबह का नाश्ता मिसिंग था तो किसी में भाड़ा उसके अनुरूप नहीं था, और जो पीजी उसे पसंद आ रहा था वह उसके कॉलेज से कई किलोमीटर दूर पड़ता था। आखिरकार उसे एक पीजी मिल ही गया जो उसके कॉलेज के नज़दीक भी था और उसके अनुरूप भी। यहाँ तुम्हें सुबह का नाश्ता, दोपहर का और रात का खाना मिलेगा, और इसके अलावा कपड़े लॉन्ड्री हो जाएंगे। जी मैम, लेकिन भाड़ा कितना? सकुचाती हुई साल्वी ने पूछा। यहाँ हर प्रकार का कमरा उपलब्ध है, लेकिन भाड़ा सबका अलग अलग होगा। 2 शेयरिंग वाला कमरा चाहिए तो 8,500, 3 शेयरिंग वाले का 7,500 और 4 शेयरिंग वाले कमरे का 5,500। वो इसलिए कि 4 शेयरिंग वाले कमरे में अटैच बाथरूम नहीं है, उसके लिए कॉमन बाथरूम यूज़ करना पड़ेगा। तो बताओ तुम्हें कौन सा कमरा चाहिए? पीजी की मालकिन मनोरमा ने पूछा। सारे कमरे देखने के बाद साल्वी को 2 शेयरिंग वाला कमरा ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वह कमरा अन्य कमरों से बड़ा था और उसमें बालकनी भी थी। सबसे अच्छी बात तो ये कि यहाँ की मालकिन एक औरत थी। मनोरमा खुद ऊपरी मंजिल पर रहती थी और नीचे वह पीजी चला रही थी, इसलिए डर की कोई बात ही नहीं थी। जी मैडम, मुझे 2 शेयरिंग वाला कमरा चाहिए, साल्वी ने कहा। ठीक है, पर यह मैडम मैडम नहीं चलेगा, दीदी बोलो मुझे, जैसे यहाँ की सारी लड़कियाँ बोलती है, मनोरमा ने कहा। 1 महीने का भाड़ा और 2 महीने का डिपॉजिट जमा करवाना पड़ेगा पहले। ठीक है, मतलब दीदी, मैं कल ही सारे पैसे दे दूँगी। और एक बात, रात के 9 बजे के बाद पीजी के बाहर रहना अलाउड नहीं है। बहुत हुआ तो 9:30, पर उससे ज़्यादा नहीं, समझी? वैसे कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है ना? मनोरमा ने पूछा। तो साल्वी ने ना में अपना सिर हिला दिया। वेरी गुड। वैसे कहाँ से हो तुम, और तुम्हारा कोई लोकल गार्जियन है? जी मैं पटना से हूँ और लोकल गार्जियन नहीं है दीदी, अपने आप को खुद में समेटती हुई साल्वी ने कहा। ठीक है तो फिर, कहकर मनोरमा मुस्कुरा दी। वैसे तो मनोरमा 44-45 साल की थी, पर उसने अपने आप को इतना अच्छा मेंटेन कर रखा था कि 30-32 से ज़्यादा की वह लगती ही नहीं थी। देखने में भी वह कोई हीरोइन से कम नहीं लगती थी, और ठाठ तो उसके ऐसे कि पूछो मत। इतना बड़ा घर, 2-2 गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। हो भी क्यों न, मनोरमा के पति का अमेरिका में अपना बिजनेस था। एक बेटा भी है जो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है। जब भी मौका मिलता वे मनोरमा से मिलने आते रहते, और मनोरमा भी जब तब उनसे मिलने चली जाया करती थी। ऐसा तो वह सब बोलते थे। तुम कहाँ से हो? साल्वी की रूममेट निधि ने पूछा। जी मैं पटना से। ओह, मैं इंदौर से, कहकर निधि मुस्कुराई और साल्वी भी मुस्कुरा दी। यहाँ पढ़ने या नौकरी करने आई हो? निधि ने सवाल किया। जी, यहाँ के निरमा इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ है। और आप? मैं यहाँ नौकरी करती हूँ। वैसे कैसा लगा तुम्हें अहमदाबाद? निधि ने पूछा। अच्छा है, पर बहुत बड़ा है, हमारे पटना से भी बड़ा। साल्वी की बात पर निधि को हंसी आ गई। वैसे दीदी, सॉरी, पर क्या मैं आपको दीदी बुला सकती हूँ? साल्वी की मासूमियत पर निधि को प्यार आ गया। अपनी आंखें मटकाकर मुस्कुराते हुए इशारों में उसने हाँ कहा। तो दीदी, एक बात कहूँ, यहाँ पीजी का खाना कितना खराब है ना, नाक मुंह बनाती हुई साल्वी ने कहा। दाल सब्जी तो एकदम मीठा मीठा लगता है, नमक मसाले का स्वाद तो पता ही नहीं चलता, बस ऊपर ऊपर तेल ही दिखता है। छी, मुझे तो जरा भी अच्छा नहीं लगता यहाँ का खाना। पता नहीं सारी लड़कियाँ कैसे खा लेती हैं, सच में घर की बहुत याद आती है, मासूमी से साल्वी ने कहा। तो निधि को उस पर दया आ गई।
कहने लगी, पीजी हो या हॉस्टल, ऐसा ही खाना मिलता है साल्वी। और ये गुजरात है, यहाँ के खाने में तो मिठास मिलेगी ही मिलेगी। जानती नहीं, यहाँ के लोग दाल सब्जी में भी गुड़ चीनी डालते हैं। निधि की बात सुनकर साल्वी हैरान रह गई। सोचने लगी कि दाल सब्जी में कौन चीनी गुड़ डालता है भाई। हाँ तो सही कह रही हूँ मैं, यहाँ का हर एक पकवान मीठा ही होता है, यहाँ तक कि बेसन के पकौड़े भी। अब तुम चाहती हो कि तुम्हारे माँ के हाथों जैसा खाना यहाँ मिले तो भूल जाओ। और एक बात बताऊँ, अब तक मैंने कई पीजी बदले, लेकिन यह सबसे अच्छी पीजी है और खाना भी बाकी पीजी से बेहतर मिलता है। वैसे भी कौन सा हमें यहाँ पूरी ज़िंदगी रहना है, नहीं ना। इतनी अच्छी तरह से निधि ने उसे समझाया कि वह समझ गई। कुछ ही दिनों में दोनों अच्छी सहेलियां बन गई। कभी कभी उन्हें पीजी का खाना पसंद नहीं आता तो दोनों बाहर जाकर कुछ चटपटा खा आती। पटना की सीधी सादी साल्वी निधि के साथ खुलने लगी थी। धीरे धीरे उसका सारा संकोच दूर होने लगा। अब उसे डर नहीं लगता है कि वह अपने घर से 2500 किलोमीटर दूर रहती है। अपने माँ पापा से बात करती तो उन्हें भी तसल्ली होती कि बेटी का वहाँ मन लग गया है, वरना पहले तो वह रो देती थी फ़ोन पर। अब वह कॉलेज भी बड़े आत्मविश्वास के साथ जाती, वरना पहले तो वह वहाँ भी डरी सहमी सी रहती थी। कॉलेज में एक लड़का था सोहम, उसने भी इसी साल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। उसके साथ साल्वी की अच्छी दोस्ती हो गई थी। अच्छी दोस्ती होने का एक कारण यह भी था कि दोनों बिहार से थे। साल्वी ने जब यह बात अपने माँ पापा को बताई तो जानकर उन्हें भी अच्छा लगा कि चलो इतने बड़े शहर में, वो भी अनजान शहर में, कोई तो है अपने राज्य का। सोहम के माँ पापा को भी यह जानकर खुशी हुई कि वहाँ उसे साल्वी जैसी दोस्त मिल गई है जो अपने ही राज्य की है। तो अगर कुछ भिजवाना होगा अपने बेटे के लिए तो वह साल्वी के हाथों कभी कभार भिजवा सकते हैं। जब वह यहाँ आए तो सोहम ने ही बताया था कि साल्वी को कि उसके 2 बड़ी बहनें भी हैं जिनकी अभी शादी होनी बाकी है। उसके पापा रेलवे में फोरमैन हैं और किसी तरह उनके परिवार का पालन पोषण करते हैं। उम्मीद है उन्हें सोहम से कि एक न एक दिन वह अपने पिता की गरीबी दूर जरूर करेगा और उनका सहारा बनेगा। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे, वो सब कैसे हो पाते हैं? साल्वी ने पूछा। वैसे तो मैंने अपने मेरिट पर इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, लेकिन फिर भी एडमिशन के वक्त पापा को ज़मीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ा था जो उन्होंने दीदी की शादी के लिए रखा था। लेकिन फिर भी रहने खाने के लिए भी तो पैसे चाहिए थे ना, इसलिए मैंने पार्ट टाइम नौकरी कर ली। उससे मेरे पढ़ने और रहने खाने के खर्चे तो निकल ही आते हैं। चेहरे पर स्माइल लाते हुए सोहम ने कहा। सोहम के बारे में जानने के बाद साल्वी को उसे सैल्यूट करने का मन किया, क्योंकि आज से पहले वह उसके बारे में इतना ही जान पाई थी कि बहुत ही बड़बोला और मस्तीखोर लड़का है जिसे जब दोस्तों के साथ वक्त बिताने में मज़ा ही आता है। लेकिन आज उसे पता चला कि कॉलेज के बाद तो अपने दोस्तों के साथ अड्डेबाजी नहीं करता, बल्कि कहीं पार्ट टाइम नौकरी करने जाता है ताकि वह अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। हेलो, साल्वी के आगे चुटकी बजाते हुए सोहम ने पूछा। कहाँ खो गई मैडम? मैडम? अपने घर पर नज़र डालती हुई साल्वी चौंक कर उठ खड़ी हो गई। मैडम से याद आया कि 9:30 के बाद पीजी के बाहर रहना अलाउड नहीं है। देखो 10 बजने जा रहे हैं, चलो अब मैं चलती हूँ। अरे 10 बज गए तो क्या हो गया? कौन सा आसमान फट गया? चलो मैं तुम्हें पीजी तक छोड़ आता हूँ और तुम्हारी उस मैडम से भी मिल लूँगा। वैसे भी मैं यहीं पास में ही तो रहता हूँ। उसका हाथ पकड़ता हुआ सोहम बोला। पागल हो गए हो क्या? अपना हाथ छुड़ाती हुई साल्वी ने कहा। अरे कच्चा चबा जाएगी वो मनोरमा मैडम। मुझे सख्त हिदायत है उसकी कि कोई लड़का यहाँ पीजी के आसपास भी दिखाई नहीं देना चाहिए, और तुम कहते हो कि चलो जाओ अब तुम यहाँ से, कहकर जैसे ही वह मुड़ी देखा मनोरमा मैडम उसे घूर रही है। मैम, मेरा मतलब है दीदी। ये घबराहट के मारे साल्वी की जुबान सिलक रही थी तो सोहम ही बोल गया। नमस्ते मैडम, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं इसलिए हमारी दोस्ती हो गई है, और वैसे भी मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। बोलते बोलते सोहम की भी दिग्गी बंद गई।
जब मनोरमा की घूरती हुई नज़र उस पर आ टिकी तो। तुम्हें तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर साल्वी को घूरती हुई मनोरमा बोली। नहीं दीदी नहीं, आप जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम लोग तो बस दोस्त हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, इसलिए दोस्ती हो गई और कुछ नहीं, किसी तरह साल्वी बोल पाई। देखो, बॉयफ्रेंड रखना गलत बात नहीं है, पर झूठ मुझे पसंद नहीं है, और वक्त तो देखो, वैसे अच्छा लड़का है। कहकर मनोरमा मुस्कुराई तो दोनों की जान में जान आई। कोई नहीं, तुम भी अंदर आ जाओ। हुक्म मिलते ही सोहम भी साल्वी के पीछे लग गया। साल्वी, तुम तो कहती थी ना कि तुम्हारी मैडम बड़ी सख्त औरत है, पर ये तो बड़ी रहमदिल औरत है, सोहम ने फुसफुसाते हुए कहा तो साल्वी ने उसे कोहनी मारते हुए चुप रहने को कहा, जो मनोरमा ने देख लिया। क्या बातें हो रही है? बगल के सोफे पर बैठती हुई मनोरमा ने पूछा। कुछ नहीं दीदी, ये कह रहा था कि अब मैं चलता हूँ, और कुछ नहीं, साल्वी ने सोहम को इशारे से जाने के लिए कहा। अरे इसमें क्या है, आया है तो बैठने दो थोड़ी देर। सोहम यहाँ कब से है, कहाँ रहता है, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है, और उसके घर में कौन कौन है, सब जानने के बाद मनोरमा उससे काफ़ी इम्प्रेस हुई और कहने लगी कि सोहम की उम्र का उसका भी एक बेटा है जो मैंगलोर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। धीरे धीरे सोहम को भी उस मनोरमा मैडम से अच्छी बनने लगी। अब वह बेधड़क मनोरमा मैडम के घर जब भी वक्त मिलता चला आता। मनोरमा मैडम को भी उसका आना अच्छा लगता था। कुछ न कुछ छोटे मोटे काम जो भी मनोरमा मैडम कहती, इसलिए वह कर दिया करता, क्योंकि कहीं न कहीं उसे अपनी माँ की छवि दिखाई देती थी और मनोरमा को भी उसे अपने बेटे की तरह ही समझती थी। मनोरमा ने ही उससे कहा था कि वह सोहम के लिए एक अच्छी नौकरी देखेगी, जहाँ उसे ज़्यादा सैलरी मिले और उसकी पढ़ाई को भी कोई हर्जा न हो। शायद इस लोभ से भी वह मनोरमा मैडम को कोई भी काम करने से मना नहीं करता था और हंसते हंसते कर दिया करता था। क्या बात है, आजकल मनोरमा मैडम के बड़ी पट रही है तुम्हारी, कहीं कोई लोचा तो नहीं है ना? देखो, उस औरत को कम मत समझना, मुझे तो वो बड़ी शातिर दिखती है, और वैसे भी बिना अपने फ़ायदे के वह किसी के लिए की भी मदद नहीं करती। सोहम बाबू, कहती हुई साल्वी ने ऐसा मुंह बनाया कि सोहम को हंसी आ गई। पिच करते हुए बोला, तुम लड़कियां भी ना, अरे कितनी कहानियां बनाती हो बेकार की। कितना अच्छा तो व्यवहार है उसका, और तुम कहती हो कि बड़ी सख्त है, और ये है वो है, न जाने क्या क्या। अब लड़कियों का पीजी चलाती है तो थोड़ा सख्त तो रहना ही पड़ेगा ना, वरना तुम लड़कियों का तो पता है। कहकर सोहम ठहाके लगाकर हंसने लगा तो साल्वी को गुस्सा आ गया। गुर्राती हुई बोली, हम लड़कियों से तेरा क्या मतलब है? तुम लड़के क्या कम हो? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। एक तो समझा रही हूँ और उल्टे मुझे ही। अरे रे रे रे, मैं तो मजाक कर रहा था भाई। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, चलो आज हम कहीं बाहर खाना खाते हैं। हाँ हाँ चलो, वैसे भी पीजी का खाना खा खा कर बोर हो गई हूँ मैं, मगर पैसे मैं दूंगी। उंगली दिखाती हुई साल्वी बोली तो सोहम ने कहा, हाँ हाँ ठीक है। एक अच्छे से होटल में जाकर दोनों ने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया, फिर आइसक्रीम मंगाई, कुछ देर बातें की, फिर अपने अपने रास्ते चल दिए। ऐसा अक्सर ये छुट्टियों के दिन करते थे और इनकी छुट्टी बड़े मज़े से गुजर जाती थी। इनकी दोस्ती और पढ़ाई का भी हंसते खेलते एक साल चुटकियों में निकल गया। अब दूसरे साल का भी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था, सो कस कर सोहम और साल्वी भी अपनी पढ़ाई में जुट गए। खुश थे दोनों कि दोनों के सारे पेपर अच्छे जा रहे थे। साल्वी को बस इस बात का इंतज़ार था कि जल्द से जल्द उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए और वह अपने घर चली जाए। एग्ज़ाम के बाद साल्वी और पीजी की सारी लड़कियां और उधर सोहम के दोस्त भी अपने अपने घर चले गए, मगर सोहम नहीं गया। पार्ट टाइम नौकरी और प्रतियोगिता एग्ज़ाम की पढ़ाई करने के लिए वह यहीं अहमदाबाद में रुक गया। साल्वी के यहाँ ना रहने पर अब वह कभी कभार ही मनोरमा मैडम के घर आता था, और वह भी तब जब मनोरमा कोई काम के लिए बुलाती तब, वरना अपने आप से ही वह बिजी रहता था। एक रोज़, हेलो सोहम, मैं मनोरमा आंटी, बिजी हो क्या? नहीं तो आंटी कहिए ना, इधर से सोहम बोला। बस ऐसे ही बेटा, मगर फुर्सत मिले तो आना, लेकिन अगर बिजी हो तो रहने दो।
बड़ी धीमी आवाज में मनोरमा बोली। नहीं नहीं आंटी, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा काम खत्म करके आता हूँ, उधर से सोहम ने कहा और कुछ देर बाद ही वह मनोरमा के घर पहुँच गया। क्या बात है आंटी, आज मुझे कैसे याद किया? अपनी आदत अनुसार हंसी बिखेरते हुए सोहम ने कहा। मैं तो तुम्हें हमेशा याद करती हूँ, पर तुम ही अपनी आंटी को भूल जाते हो। वैसे जब सालवी रहती है तब तो खूब आते हो मेरे पास, वरना तो कौन आंटी और कहाँ की आंटी नहीं। हंसते हुए मनोरमा बोली तो सोहम झेप गया और कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम और पढ़ाई के चक्कर में उसे वक्त ही नहीं मिलता और कुछ नहीं। और मैं तो मजाक कर रही थी बेटे, पर तुम तो सीरियस हो गए। अच्छा बताओ क्या लोगे, चाय कॉफ़ी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स लाऊं तुम्हारे लिए? अरे कुछ भी चलेगा आंटी, कहते हुए पास पड़ी मैगजीन को उठाकर सोहम उलटने पलटने लगा। अरे क्या बात है आंटी, आप भी सरिता मैगजीन पढ़ती हो? मेरी माँ तो इस मैगजीन की कायल है। पता है क्यों? क्योंकि सरिता मैगजीन धर्म की आड़ में छिपे अधर्म की पोल खोलती है, इसलिए। माँ के साथ साथ हम भाई बहनें भी इसे पढ़ने के आदी हो गए हैं। और चंपक मैगजीन की तो बात मत पूछो आंटी, हम भाई बहनों में लड़ाई हो जाती थी इसे लेकर कि पहले कौन पढ़ेगा इसे। बोलते हुए जैसे सोहम की आंखें चमक उठी थी। चाय पीकर वह जाने ही लगा कि यह कहकर मनोरमा ने उसे रोक लिया कि अब रात का खाना खाकर ही जाए। उसने मना किया, पर मनोरमा की जिद के आगे उसकी एक न चली। खाने के बाद एक एक कप कॉफ़ी हो जाए कहकर मनोरमा ने फिर उसे कुछ देर रोक लिया, लेकिन कॉफ़ी पीते पीते ही अचानक से सोहम को क्या हुआ कि वह वहीं सोफे पर ही लुढ़क गया। लेकिन फिर क्या हुआ क्या नहीं, उसे कुछ भी पता नहीं। पर सुबह जो उसने दृश्य देखा उसके होश ही उड़ गए। रो रो कर मनोरमा मैडम कह रही थी कि उसने उसे बेटे जैसा समझा और उसने ही उसका रेप कर डाला। पर आंटी, मैंने कुछ नहीं किया आंटी, सच में। बेचारा सोहम तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है और आंटी ऐसा क्यों बोल रही है। तो किसने किया, कौन था यहाँ हमारे सिवा? पता है तुम्हें, रात में तुमने पी कर कितना तमाशा किया। कहती रही कि मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, पर तुमने मेरी एक न सुनी और मेरा रेप करते रहे। कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे सोहम, कहकर सिसकते हुए मनोरमा ने उसका चेहरा हथेली में छिपा लिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था सोहम को कि ऐसा कैसे कर दिया उसने। अपने कमरे में आकर वह 2 दिन तक तो यूं ही पड़ा रहा। न तो वह कॉलेज जा पा रहा था और ना ही काम पर। अपने किसी दोस्त से भी वह बातचीत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह खुद से ही बहुत शर्मिंदा था। एक ही बात उसके दिल को मथे जा रही थी कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। धिक्कार रहा था वह खुद को। उधर मनोरमा ने भी इस बीच ना तो उसे कोई फ़ोन किया और ना ही उससे मिलने बुलाया। लेकिन एक दिन मनोरमा ने उसे खुद फ़ोन करके अपने घर बुलाया। जाना तो नहीं चाह रहा था, क्योंकि किस मुँह से वह वहाँ जाता, पर डरते सहमते वह गया। आ गया सोहम, ऐसे मनोरमा ने उससे बातचीत की जैसे उन दोनों के बीच तो कुछ हुआ ही ना हो। ये बैग तुम्हें इस होटल में पहुंचाना होगा, ये रहा उस होटल का पता, और देखो इस नाम के आदमी के हाथ में ही बैग देना, समझे? आज मनोरमा का व्यवहार और उसकी बातें सोहम को कुछ अटपटी सी लग रही थी। बड़ी हिम्मत कर उसने पूछ ही लिया कि उस बैग में है क्या, और इतनी रात को ही क्यों उसे उस आदमी तक पहुंचाना जरूरी है। ज़्यादा सवाल मत करो। जानना चाहते हो इस बैग में क्या है, तो सुनो, इसमें ड्रग्स और अफीम है। सुनते ही सोहम के रोंगटे खड़े हो गए और बैग हाथ से छूट जमीन पर गिर गया। अरे इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें माथे पर? बैग उठाओ और जाओ जल्दी, वह आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। इस बार मनोरमा की आवाज़ जरा सख्त निकली। ऐसे क्या देख रहे हो सोहम? क्या उस रात के बारे में सोच रहे हो? भूल जाओ उस बात को और जो मैं कहती हूँ ऐसा करो। ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ तो होती ही रहती है इंसान से, तो इसमें इतना क्या सोचना। मनोरमा की बातें और हरकतें देख सोहम तो दंग रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह वही औरत है जिसने वह एक अच्छी और सच्ची औरत समझता था। इस पर मजबूरी में ही
कई बार वह ड्रग्स से भरा बैग यहाँ से वहाँ लोगों के पास पहुँचाता रहा, लेकिन उसने सोच लिया कि अब वह गलत काम नहीं करेगा, मना कर देगा मनोरमा को। नहीं मैडम, अब मुझसे यह गंदा काम नहीं होगा, और कल को अगर मैं पुलिस के हत्थे चढ़ गया तब क्या बचाने आएंगी आप मुझे? और क्यों करूं मैं यह काम? दो टुक में सोहम ने बोल दिया और जाने ही लगा कि मनोरमा ठहाके लगाकर हंसने लगी और कहने लगी, तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? क्या सोचा मैं भूल गई उस रात की बात को? नहीं सोहम, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। देखो, गौर से देखो इस वीडियो को, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो और मैं तुमसे बचने की कोशिश कर रही हूँ। समझ रहे हो ना इसका क्या मतलब हुआ? यही कि उस रात तुमने मेरा रेप किया। सच में वीडियो से तो यही लग रहा था कि मनोरमा बचने की कोशिश कर रही है और सोहम उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। देखकर तो सोहम के होश ही उड़ गए। समझ गया सोहम कि यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि मनोरमा की सोची समझी चाल थी जो उसने उसे फंसा लिया। तो यह सब आपकी सोची समझी साजिश थी और रेप नहीं है? रेप मैंने नहीं बल्कि आपने किया है मेरा, है ना? हाँ, पर वीडियो तो यही बता रहा है कि तुमने मेरा रेप किया। अपनी जात पर आती हुई मनोरमा कहने लगी, तुम्हें पता है सोहम, अगर मैं चाहूँ तो यह वीडियो पुलिस तक पहुँचा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती। और फिर तुम्हारी दो जवान बहनें भी हैं, उनका क्या होगा? कौन शादी करेगा उनसे? तुम्हारे बूढ़े माँ बाप, उनका क्या होगा? यह सब सोचकर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर तुम मुझे ऐसा कुछ करने पर मजबूर कर रहे हो। मनोरमा का चेहरा आज किसी विलन से कम नहीं लग रहा था। पर क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मैं तो आपको अपनी माँ के समान समझता था ना, और आपने? छी! क्यों? चीखते हुए सोहम बोला। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो वह सुन रहा है वह सब सच है। आज उसे साल्वी की कही बातें याद आ रही थी। इस मनोरमा मैडम को कम मत समझना, बड़ी शातिर औरत है ये। बिना अपने मतलब का वह कुछ नहीं करती, पर मैं बेवकूफ़, उसे ही चुप करा दिया था। अपने मन में बोलकर रो पड़ा वह। अब छोड़ो ये बातें और चलो अपने काम पर लग जाओ। कल एक रेव पार्टी में भी तुम्हें ड्रग्स का बैग पहुंचाना है, तो समय से आ जाना। मनोरमा के जाल में इस तरह से वह फंस चुका था कि सोहम उससे निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाला हाल हो गया था उसका। हंसने और सबको हंसाने वाला सोहम अब चुप रहने लगा। अपने सारे दोस्तों से भी वह कटा कटा रहने लगा। कोई कुछ कहता पूछता तो चिढ़कर उसी से लड़ पड़ता। अपने आप को वह एक हारा हुआ इंसान के रूप में देख रहा था जो मुट्ठी भर उजियारा तलाशने यहाँ आया था। अब अंधेरे ही अंधेरे नजर आने लगे। सोचता कभी कि सारी बातें साल्वी को बता दे, लेकिन फिर मनोरमा की धमकी उसे याद आने लगती और वह सहम कर मुँह सील लेता। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, जब से आई हूँ देख रही हूँ, ना तो मुझसे मिलने आते हो और ना ही कभी फ़ोन करते हो। जब मैं फ़ोन करती हूँ तो बाद में बात करता हूँ कहकर तुम फ़ोन रख देते हो। बोलो ना, क्या हो गया है तुम्हें सोहम? जरा तैश में आकर साल्वी ने पूछा तो वह चीख पड़ा और कहने लगा, हाँ, नहीं बोलना। और मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ कि जब तुम बुलाओगी दौड़ा चला आऊँगा? अरे, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, तुम्हारा दिल बहलाने नहीं, समझी? बड़ी आई, कहकर सोहम वहाँ से चलने लगा और साल्वी अवाक उसे देखती रही। एक बार पीछे मुड़कर भी उसने नहीं देखा, वह उसे ही देख रही थी। जब भी साल्वी उससे बात करने की कोशिश करती, चुप रहने का कारण पूछती, वह झुंझला जाता और उसे अनाप शनाप कहने लगता। धीरे धीरे साल्वी का मन भी उससे खट्टा होने लगा। सोच लिया उसने कि जब उसे ही नहीं पड़ी हमारी दोस्ती की तो फिर वह क्यों मरी जा रही है उससे बात करने के लिए। मत करे बात, मैं भी नहीं करने वाली। अब उसने अपने मन में सोच उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया।
इस बीच कई महीनों तक दोनों के बीच कोई खास बातचीत नहीं हुई। बस हाँ हूँ में ही बातें हो जाया करती थी कभी कभार। सोहम तो जान रहा था कि ऐसा क्यों कर रहा है, पर साल्वी समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जो सोहम उससे कटा कटा रहने लगा। एक दिन वह सोहम को मनोरमा मैडम के घर से निकलते देख हैरान रह गई। पूछा भी कि वह वहाँ क्या कर रहा था, पर उसने उसे तुमसे मतलब कहकर चुप करा दिया। ओह अच्छा, तो अब मुझसे ज़्यादा वो मनोरमा मैडम उसकी अपनी हो गई है, तो ठीक है, रहे वो उसके साथ, कहकर वह उसी वक्त उसका नंबर डिलीट करने जा रही थी, पर उसका हाथ रुक गया और वह चीख कर अपना फ़ोन एक तरफ फेंक कर सिसक पड़ी। कहीं न कहीं वह सोहम से प्यार करने लगी थी, इसलिए उसकी नफरत और अवहेलना वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और ना ही उसे भुला पा रही थी। उधर सोहम एक पंछी की तरह बंद पिंजरे में से निकलने के लिए फड़फड़ा रहा था। एक तो साल्वी के लिए उसकी बेरुखी और ऊपर से मनोरमा मैडम का उसे जब तब बुलाकर यूज़ करना अब उसकी बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। लग रहा था उसे जैसे कि वह घुट रहा है, उसकी सांसें जाने कब बंद हो जाएगी। लेकिन उस दिन बड़ी हिम्मत कर उसने अपने मन में एक फैसला ले लिया कि अब वह मनोरमा की एक भी बात नहीं मानेगा, चाहे जो भी हो जाए। नहीं, मैं नहीं करूँगा ये सब काम। जैसे ही मनोरमा का फ़ोन आया, सोहम का पहला जवाब यही था। और आप क्या समझती हैं, आप इस तरह से मुझे अपनी कैद में रख पाएंगी? दिखा दो, जिसे भी अपना वीडियो दिखाना है दिखा दो। एक काम करो, मुझे भेज दो यह वीडियो, मैं खुद इसे वायरल कर देता हूँ। सारी सच्चाई अब दुनिया वालों के सामने आ ही जानी चाहिए। नहीं डरना अब मुझे किसी से, जो होगा देखा जाएगा, कहकर उसने फ़ोन काट दिया और साल्वी को सब कुछ बताने के लिए फ़ोन कर ही रहा था कि उसी वक्त उसकी माँ का फ़ोन आ गया। कहने लगी कि उसकी बहन का रिश्ता तय हो गया है तो वह आ जाए। इधर मनोरमा मैडम उसे फ़ोन पर धमकी दिए जा रही थी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वीडियो पुलिस को सौंप देगी। और इधर बहन की शादी करे तो क्या करे, वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। सोचने लगा, अगर मनोरमा ने यह वीडियो वायरल कर दिया तो क्या उसकी बहन की शादी हो पाएगी? क्या बेटे की करतूत देखकर उसके माता पिता मर नहीं जाएंगे? फिर क्या होगा उसकी बहनों का? सोचते सोचते लगा सोहम को कि उसका दिमाग फट जाएगा। मन तो कर रहा था उसका कि कहीं भाग जाए या मर जाए। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। आखिर उसने एक फैसला ले ही लिया। सुबह सवेरे ही साल्वी का फ़ोन घनघना उठा। सोहम का एक दोस्त जो उसके साथ ही उस एक कमरे के फ्लैट में रहता था, उसने जो बताया सुनकर साल्वी के पैरों तले की ज़मीन खिसक ही गई। अकबकाई सी वह जिन कपड़ों में थी उसी कपड़े में भाग उठी। पूछती रही निधि कि क्या हुआ, पर उसके पास वक्त ही नहीं था कुछ बताने का। आनन फानन में जल्द से जल्द सोहम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, मगर यह कहकर डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया कि यह पुलिस केस है, जब तक पुलिस नहीं आ जाती वो इलाज नहीं कर सकते। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। साल्वी का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अगर निधि वहां न आती तो पता नहीं कौन उसे संभालता। इस बीच उसके दोस्त ने बताया कि रात को उसने अनमना सा थोड़ा बहुत खाना खाया। पूछा भी उसने कि सब ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना, पर वह सब ठीक है कहकर कमरे में जाकर सो गया। कुछ देर बाद जब वह कमरे में गया तो दंग रह गया, क्योंकि वहां नींद की गोलियों की खाली बोतल पड़ी मिली और सोहम अचेत पड़ा हुआ मिला। समझते देर नहीं लगी कि सोहम ने नींद की गोलियां खा ली हैं, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। कुछ न सूझा तो घबरा कर उसने साल्वी को फ़ोन लगा दिया। अच्छा किया, अगर तुम न होते तो आज तो सोहम, बोलकर फफक पड़ी साल्वी। समझ नहीं आ रहा था उसे कि आखिर ऐसी कौन सी परेशानी थी उसकी ज़िंदगी में जो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अगर आज उससे कुछ हो जाता तो उसके परिवार का क्या होता, क्या जवाब देती वह उसके माता पिता को? सोचकर ही साल्वी के रोंगटे खड़े हो गए। धिक्कारने लगी वह खुद को कि क्यों वह सोहम से इतना रूखा व्यवहार करती रही। कम से कम पूछती तो सही कि क्या परेशानी है उसे, मगर नहीं, वो भी उससे अकड़ दिखाने लगी।
क्या यही प्यार था उसका? घंटों इंतजार के बाद जब डॉक्टर ने आकर बताया कि अब सोहम खतरे से बाहर है और पुलिस उससे बयान ले सकती है, तब उसकी जान में जान आई। पुलिस की पूछताछ के दौरान सोहम बस यही कहता रहा कि किसी ने उसे मरने पर मजबूर नहीं किया है, बल्कि उसने अपनी मर्जी से यह फैसला लिया है क्योंकि वह थक चुका था वह अपनी ज़िंदगी से। आखिरकार पुलिस तो चली गई, पर साल्वी यह मानने को तैयार नहीं थी कि सोहम जो बोल रहा है वह सच है। कोई तो बात जरूर हो जो वह सबसे छुपा रहा है। घर आने पर कुछ दिनों के बाद उसने पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या एक बार भी तुम्हें अपने माता पिता का ख्याल नहीं आया? यह नहीं सोचा तुमने कि तुम्हारी दो दो जवान बहनें हैं, उनका क्या होगा? बताओ न, क्यों किया तुमने ऐसा? जानती हूँ कोई तो ऐसी बात है जो तुम हमसे छिपा रहे हो। बोलो क्या बात है? तुम्हें मेरी कसम, हमारे प्यार की कसम। जब साल्वी ने कहा तो सोहम अपने आंसुओं को सैलाब रोक नहीं पाया और एक एक कर साल्वी की सारी बातें बता दी, और यह भी कि क्यों उसने आत्महत्या जैसा इतना बड़ा कदम उठा लिया। सुनकर साल्वी का पूरा शरीर कपकपा उठा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो सोहम अभी बोल रहा है वह सब सच है। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ, लेकिन तुमने मरने का क्यों सोचा? यह नहीं सोचा कि उस नागिन को सजा दिलवाना है? साल्वी हैरानी से सवाल पर सवाल किए जा रही थी और सोहम अपने बहते आंसू पोंछे जा रहा था। अब बच्चों की तरह रोना बंद करो और सुनो मेरी बात। वह तुम्हें फिर बुलाएगी और तुम जाओगे। हाँ, जाओगे तुम, लेकिन ऐसे नहीं, पूरी तैयारी के साथ। लेकिन उससे पहले हमें पुलिस के पास जाकर उन्हें सारी सच्चाई बतानी होगी। बताना होगा कि गलत तुम नहीं बल्कि वह औरत है और उसने जानबूझकर तुम्हें फंसाया है। समझे तुम? एक एक कर उन्होंने सारी बातें पुलिस को बताई और यह भी कहा कि कैसे उसने सोहम का शोषण किया और फ़ायदा उठाया। सारी बातें जानने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। उसने सोहम को फिर से उनके पास जाने को कहा, मगर पूरी तैयारी के साथ। सोहम कहाँ थे इतने दिनों तक? अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो तुम? एक काम करो, आज रात यहाँ आ जाओ, एक जगह ड्रग्स पहुँचाना है, एक मालिक की तरह हुक्म सुनाती हुई मनोरमा ने कहा। वहाँ पहुँचकर सोहम ने फिर से वही बात छेड़ी। अब नहीं, मैं आपकी एक भी बात मानने वाला नहीं हूँ। क्या लगता है आपको, आप अपनी उंगलियों पर मुझे नचाती रहोगी और मैं नाचता रहूँगा? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा मैडम। पता भी है तुम्हें तुम क्या बोल रहे हो? एक मिनट भी नहीं लगेगा मुझे तुम लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में। समझ रहे हो ना तुम? हाँ, समझ रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि एक औरत ऐसी भी हो सकती है। आपको पता है ना आंटी, उस वीडियो में जो भी है वह गलत है। मैंने कुछ नहीं किया है, बल्कि आपने मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाया है और मेरे साथ। चुप क्यों हो गए? बोलो ना कि मैंने तुम्हारा रेप किया है। हाँ किया, ताकि तुम्हें अपनी मुट्ठी में दबोच सकूं। बोलते बोलते मनोरमा अपने ड्रग्स के सालों से चल रहे इस धंधे के बारे में भी बोलना शुरू कर दिया और बोलती चली गई, मगर उसे यह नहीं पता था कि उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है और बाहर खड़ी पुलिस भी यह सुन रही है। देख लिया ना इंस्पेक्टर साहब इस औरत का असली चेहरा? पुलिस के साथ अंदर आते ही साल्वी ने कहा, जिसे सुन मनोरमा घबरा कर चौंक उठी। अचानक पुलिस को अपने सामने देख मनोरमा के तो होश ही उड़ गए। जबान तो जैसे उसकी हलक में अटक गई। किसी तरह कुछ शब्द निकल पाया। आप यहाँ किस लिए इंस्पेक्टर साहब? आपको नमस्ते करने के लिए मैडम, कहकर जब वह इंस्पेक्टर ने लेडीज कांस्टेबल को उसे हथकड़ी लगाने को कहा तो वह चीख उठी। किस जुर्म में आप मुझे हथकड़ी लगा रहे हो? पता है ना आपको कि मैं कौन हूँ? अपने रुतबे की धौंस दिखाती हुई मनोरमा चीखती हुई कहने लगी, मैं बताता हूँ तुम कौन हो। तुम निहायत ही बदचलन और बददिमाग औरत हो, कहकर सोहम ने एक जोर से थप्पड़ उसके गाल पे जमा दिया और कहने लगा, तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगी और यूं ही मुझे इस्तेमाल करती रहोगी? आज तुम्हारे कारण मेरा परिवार अनाथ हो गया। अगर साल्वी न होती तो शायद आज मैं इस दुनिया में ही ना होता। बचा लिया इसने मुझे और मेरे परिवार को भी।
शर्म नहीं आई तुम्हें अपने बेटे समान लड़के के साथ संबंध बनाते हुए और जबरन मुझसे गलत काम करवाते हुए? गुस्से में आज सोहम की आंखें धधक रही थी। उसके शरीर का खून इतना उबल रहा था कि बस चलता तो वह खुद ही मनोरमा की जान ले लेता, पर कानून को वह अपने हाथ में नहीं लेना चाहता था। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब, और इसे इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए कि वह अपनी मौत की भीख मांगे और इसे मौत भी नसीब ना हो। गुस्से में साल्वी ने कहा, इसे ऐसी सज़ा दीजिए कि अब ये मुट्ठी भर उजियारे के लिए भी तरसती रहे। कहकर वह सोहम का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। प्राथमिक पूछताछ में गिरफ्तार मनोरमा ने पुलिस को बताया कि वह नेपाल से ड्रग्स मंगवाकर महानगर के विभिन्न बड़े क्लबों व रेव पार्टियों में अन्य रेस्टोरेंट में सालों से ड्रग्स सप्लाई करती आई है। वह कुछ युवकों को गुप्त तरीके से नेपाल भेजकर ड्रग्स मंगवाती रही। सोहम से मिलकर उसे लगा कि यह लड़का उसके धंधे को और आगे तक ले जा सकता है, इसलिए उसने उसे अपने जाल में फंसा लिया और फिर उसका यूज़ करती रही। मनोरमा के साथ इस धंधे में और कौन कौन लोग जुड़े हैं, इसकी भी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। खुद को बचाने के लिए, निर्दोष साबित करने के लिए मनोरमा ने एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन खुद को सजा से बचा न पाई क्योंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ पक्का सबूत और गवाह था। मनोरमा को अब मौत की सजा मिले या उम्र कैद की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो बस इतना ही काफ़ी है कि सोहम को इंसाफ मिल गया और पापी को अपने कर्मों की सजा। सोहम को आज अपनी साल्वी पर गर्व महसूस हो रहा था। सोच रहा था, इससे अच्छा जीवन साथी तो और कोई हो ही नहीं सकता उसके लिए। उधर साल्वी भी अपने सोहम की बाहों में मंद मंद मुस्कुरा रही थी। खुले आसमान के नीचे 2 मिट्टी उजियारा उनके लिए काफ़ी था।